हाँ जी। तो अपना जो ये पेपर है ओ एम एस एम वाला अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारा ओ एम वाला जो पार्ट है इट इज़ फॉर 60 मार्क्स, एस एम फॉर 40 मार्क्स। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन एक पहला पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे अपने सब्जेक्ट का, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी स्टडी रहेगा। ठीक है। अभी देखो, तुम्हारा जो ये पेपर है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तुमको पढ़ना कैसे रहेगा, तुमको ये परस्यू कैसे करना है तुम्हारी प्रिपरेशंस के लिए, उसका पहले पूरा अपन प्लान बनाते हैं। देन उसके बाद अपन सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तुम लोग को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है। तो तुमको इसको पढ़ने का अप्रोच अलग रखना है। कैसे अलग रखना है? ये सर, वी नीड टू प्रिपेयर थ्योरी एज वेल एज वी नीड टू प्रिपेयर सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों तरह का आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों तरह का आता है, हमको थियरी क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है, हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये तो ठीक है। साथ साथ हमको पहले 20 मार्क्स का पोर्शन अलग देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो उनके प्रिपरेशन का तरीका अलग एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट का तरीका अलग। तो अपन एक काम करते हैं, पहले पूरा अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम लोग पढ़ेंगे या कैसे हमको प्रिपरेशन करना रहेगा। अभी देखो वैसे तो तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इट अकाउंट्स फॉर 60 मार्क्स, पर तुमको इसमें क्या करना है, तुमको पता रहेगा कि क्योंकि तुम्हारा थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो तुमको क्या करना है, थियोरी अकाउंट्स फॉर 40% एंड प्रैक्टिकल अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल वेटेज। किसका टोटल वेटेज? ओ एम का टोटल वेटेज, विच मीन्स 24 मार्क्स तुम्हारा थियोरी के लिए तुमको प्रिपेयर करना है, एंड रिमेनिंग 36 मार्क्स तुमको तुम्हारा प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करना है। फिर मैं तुमको एक और बात बताया कि हमारे पास जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों रहते हैं। ठीक है। तो तुमको ये बात ध्यान में रखना रहेगा कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो प्योरली तुम्हारे किस पे बेस्ड ऑन रहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे थ्योरी पे, है ना। तो तुम्हारा थ्योरी जो पोर्शन रहेगा, जो तुमको अभी बताया जाएगा कि क्या क्या तुमको थ्योरी में प्रिपेयर करना है, वो तुम पूरा प्रिपेयर करोगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस कुछ टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे जो हम एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करेंगे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई प्रैक्टिकल तो तुमको पूरा डिस्क्रिप्टिव में आना ही है। ठीक है। तो तुम ऐसा मान के चलो, 10 मार्क्स का ये जो थ्योरी है, 10 मार्क्स का तुमको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपेयर करना है। थियोरी में से 10 मार्क्स का तुमको अच्छे से डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपेयर करना है, बाकी तुम 14 मार्क्स का अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करोगे। ठीक है। अब सर, क्या चीज़ हमारा थियोरी रहेगा, क्या चीज़ हमारा प्रैक्टिकल रहेगा? तो देखो, हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तुम लोग देखोगे तो बहुत ऐसा उलझा हुआ सा मटेरियल है। तो उस उलझे से मटेरियल को अपन फॉलो नहीं करेंगे। तुमको मैं बता रहा, हम लोग चैप्टर्स को भी इसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नॉट चैप्टर्स, आई मस्ट से कि हम टॉपिक्स को भी इसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल वाले को अपन अलग पढ़ेंगे, ठीक है, और थियोरी वाले पोर्शन को अपन अलग पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में तुम लोग क्या क्या पढ़ने का है, तो सर देखो कुछ टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास। जैसे सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद दी डिमांड फोरकास्टिंग। पहले हम फोरकास्टिंग के साथ में स्टार्ट। एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट। पहले हम प्रैक्टिकल खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम लोग थ्योरी पे मूव ऑन करेंगे। प्रैक्टिकल में देयर इज अ लिस्ट जो वी नीड टू फॉलो, लाइक फोरकास्टिंग तुम लोग करोगे, सिमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, लाइन बैलेंसिंग। अभी जिस सीक्वेंस में हम इनको लिख रहे हैं, इन्हीं सीक्वेंस में हम इनको पढ़ेंगे।
बुक में कोई भी चीज़ पहले दिया हुआ हो उससे अपने को मतलब नहीं, हम यहाँ पे जो सीक्वेंस लिख रहे हैं इसी सीक्वेंस में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। स्केड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तुम लोग अगर तुम्हारा मटेरियल देखते हो ईबीक्यू पे जो क्वेश्चन रहता है तुमको स्टार्टिंग में दिया रहता है, हम ये चीज़ बाद में करेंगे। फिर तुम्हारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। कैपेसिटी प्लानिंग। प्लांट लेआउट। और एक और चीज़ जो कि इसी चैप्टर में रहता है तुम्हारा प्लांट लेआउट वाले में, दैट इज टाइम एंड वर्क स्टडी। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल जितना भी टॉपिक्स है उसका लिस्ट रहेगा, एंड इन सभी चीज़ों को अपन इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। एंड ये समझो इसके अलावा कोई कुछ भी चीज़ तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन में नहीं आता है। जितना भी तुमको क्वेश्चंस करना रहेगा वो इन्हीं में करना रहेगा। थोड़ा बहुत थियरी जो भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जैसे अपन फोरकास्टिंग का बात करते हैं तो फोरकास्टिंग क्या रहता है, अपन यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ेंगे तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स कितने हैं, क्वांटिटेटिव मेथड अलग, क्वालिटेटिव मेथड अलग, फिर उनकी सूटेबिलिटी, मेथड्स की सूटेबिलिटी, थोड़ा बहुत जो भी थियरीज रहेगा इन टॉपिक से रिलेटेड, पहले वो थियरी डिस्कस करके फिर ही हम इनके प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करेंगे। प्रैक्टिकल लिख दिया इसका यह मतलब नहीं कि सीधे हम लोग जाएंगे और फॉर्मूला उठाएंगे और हम चीज़ सीखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो इन टॉपिक्स में भी समझना, ऑल दो तुमने इसको प्रैक्टिकल में लिखा है बट इनमें भी थोड़ा थोड़ा थियरी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जो भी थियरी हमको इसमें प्रिपेयर करना रहेगा वो तुमको क्लास में नोट डाउन कराया जाएगा। तो तुम्हारा जितना भी सीरीज है वो सब इसी तरह चलेगा। तुम अगर अपना मॉड्यूल को रेफर करोगे ईबीक्यू तुमको पहले देखने को मिलेगा, कैपेसिटी प्लानिंग तुमको उसके बाद प्लांट लेआउट, टाइम स्टडी, इस तरह चलेगा। बट वो इस तरह से पढ़ के मतलब ही नहीं है, हम उसको, हमारा जो मटेरियल है हम इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे। हम पहले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे फिर बात कर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा प्रैक्टिकल का हो गया। अभी सर तो फिर थ्योरी में क्या पढ़ना है हमको, एक्सक्लूसिवली जो हम सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए पढ़ेंगे, जो आप 24 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो देखो इसको कर दूं मैं थोड़ा स्क्रॉल। ठीक है। थ्योरी में हमको प्रिपेयर करना रहेगा सबसे पहले तुम्हारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, खुद होता क्या है वो वाला चीज, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर। देन डिजाइनिंग, एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। मेनली दिस चैप्टर, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा हमको। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, एंड एक चीज़ होता है तुम्हारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो तुमको पढ़ने को मिलता है लास्ट के चैप्टर्स में।
इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। तो ये तुम्हारे टॉपिक्स रहेंगे जो तुमको थियरी पोर्शन के लिए प्रिपेयर करने रहेंगे। पेपर पैटर्न तुमको पता ही है कैसा आता है तुम्हारा 60 मार्क्स का पेपर। दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है हमारे पास। स्टार्टिंग में तुमको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, देन देयर विल बी सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आराम से 20 मार्क्स लेके जाता है, एंड मैंने तुमको बताया कि ये 20 मार्क्स में से तुमको कितना मार्क्स, सर कम से कम भी 14 मार्क्स का तुमको थियोरी वाले जो पोर्शन है हमारे, ये वाले जो पोर्शन है इनमें से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। हम्म 60 में से 20, मतलब मान के चलो नियर अबाउट 20 to 15 मार्क्स, फिर भी मान के चलो 15 to 20 मार्क्स। ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में 40 to 45 मार्क्स। इसको आप 15 to 20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 40 to 45 मार्क्स, बाकी रिमेनिंग तुम्हारा 10 मार्क्स का जितना भी थियोरी है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में जाएगा, और रिमेनिंग तो प्रैक्टिकल अपना बचेगा ही। ऑन एन एवरेज बेसिस से बता रहा मैं तुमको कि ऐसा मान के चलना 10 से 12 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पे थियोरी रहेगा। और यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल। तो ये तो अपना पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसको अपन देखेंगे कैसे अपन को प्रिपेयर करना है। इसके प्रिपरेशंस के लिए अलग ध्यान दिया जाएगा, इसका प्रिपरेशंस के लिए अलग ध्यान देंगे। मेनली तो हमको ये थियोरी जो है ना, अब देखो यहाँ पे टॉपिक्स कम है, तुम देखते हो तो 4-5 टॉपिक्स हैं। ठीक है। अभी जितना भी थियोरी हमको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में जो आएगा ना, अब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, तुमको सीधा सीधा थियोरी याद है, तुम जाके ऐसा कर दोगे। डिस्क्रिप्टिव में भी 10 to 12 मार्क्स का थ्योरी हम आराम से लिख सकते हैं। तो इधर क्या है ना, इधर ऐसा मार्क्स खोने का गुंजाइश नहीं रहता। तो ये जो थ्योरी है इसको हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं। प्रैक्टिकल में जाओगे देयर वर 16 टॉपिक्स, एंड ये भी सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो 16 टॉपिक्स दे अकाउंट्स फॉर 30 लाइक 40 मार्क्स। ठीक है, अब जो भी है, बट ये जो पोर्शन है ना इसको हमको हल्का नहीं छोड़ना है। ठीक है, ताकि अगर हमारा प्रैक्टिकल में कुछ भी अगर फ्लॉस रहता है तो वो सारा फ्लॉस हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यानी ये सब्जेक्ट खुद ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? सर वन इज द ऑपरेशंस, अदर वन इज द मैनेजमेंट। यानी ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। ऑपरेशंस मींस व्हाट? ऑपरेशंस मींस व्हाट? तो सर ऑपरेशन मींस ऐसा कुछ मान के चलो विच इज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज। ऑपरेशंस माने ऐसा कुछ मान के चलो विच इज रिलेटेड टू डे एक्टिविटी। जैसे समझो, तुमको बताते एग्जांपल लेते। हाँ, तुम लोग कभी डोमिनोज गए हो? गए हो? कैसा होता है वहाँ पे? कैसा होता है वहाँ पे? चलो एक बात बताओ, डोमिनोज क्या करने गए थे? खाने गए थे। क्या खाने गए थे? बर्गर। तो बर्गर किंग जाना था ना बेटा। डोमिनोज कौन जाता है बर्गर खाने? डोमिनोज तो पिज्जा खाने आते हैं। अच्छा, हल्दीराम गए हो कभी? दिल्ली वैली गए हो कभी घूमने फिरने? हल्दीराम नहीं गए? चलो कोई बात नहीं, अजमेर में तुमने यहाँ तो है नहीं गए। डोमिनोज का ले लेते हैं फिर। डोमिनोज गए हो ना? अब तुमने कहा कि तुमको बर्गर खाने, तुम डोमिनोज गई थी। तो कैसे तुमने, मतलब कैसे तुम अपना टेबल पे बैठी वहां तुमने ऑर्डर प्लेस करा, ऐसे नहीं? ऐसे नहीं था। मान लेते हैं
ये वो डोमिनोज का एरिया है, यहाँ इसका गेट था, दिस इज द एंट्री, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एंटर करके इधर इधर की तरफ उनका एक काउंटर, ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यू बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इनका वेटिंग एरिया, ज़्यादा बड़ा कोई बात, दिस इज द वेटिंग एरिया। और यहीं पे लगा हुआ है पूरा लिस्ट, इधर पूरा मेन्यू लगा हुआ है। इधर तुम लाइन में खड़े होगे, यहीं पे तुम मेन्यू डिसाइड कर लोगे, यहीं पे तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, यहाँ से टोकन लोगे, जाके अपनी जगह बैठ जाओगे। इधर डिस्प्ले पे तुम्हारा कहीं ना कहीं नंबर चलता रहेगा, तुम्हारा नंबर आएगा, तुम जाओगे। और जो कॉलम्स हैं जहाँ से भी जो चीज़ सर्व हो रहा होगा, जैसे तुमने मान लो पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा यहाँ से सर्व हो रहा है, बर्गर यहाँ से सर्व हो रहा है, एनी काइंड ऑफ डेजर्ट जो है वो यहाँ से सर्व हो रहा है, ऐसा होता है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 3 अलग अलग काउंटर्स हैं, इधर तुमको जो भी डेजर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे सर्व हो रही हैं, बर्गर जितना भी वो यहाँ से सर्व हो रहा है, पिज्ज़ा और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ से सर्व हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है? भाई ऐसा भी तो हो सकता था, तुम गए, तुमने ऑर्डर प्लेस करा, पेमेंट किया और आके बैठ गए, वहीं लाइन में खड़े हो, जब तक नहीं बन रहा तब तक वहीं लाइन में खड़े हो और फिर जा करके बैठ रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता था ना। ऐसा क्यों नहीं किया इन लोगों ने? क्यों इन्होंने ये टोकन देने का काम रखा और फिर टोकन का डिस्प्ले यहाँ पे कर दिया? क्यों करा इन लोगों ने ऐसा? बंदा जाएगा तो वेट तो अभी भी करना पड़ रहा ना आपको, बैठ के करना पड़ रहा है। चलो मान लो ये टोकन देने का सिस्टम नहीं होता, मान लो आपने पैसा दिया, आपने ऑर्डर लगाया, जाके बैठ गए जैसे नॉर्मल किसी भी रेस्टोरेंट में होता है, ठीक है। और फिर आपका ऑर्डर आ रहा है, ऐसा भी तो कर सकते थे, फिर टोकन देने की जरूरत ही क्या थी? बैठ तो तब भी सकते थे। तो वहां पे पॉसिबल है कि सर कहीं मान लो भीड़ ज्यादा आ गई, तो वहां पे ऑर्डर्स क्या हो सकता है, ऐसा मिसमैच हो सकता है। तुमने कुछ बोला तो तुम्हारा ऑर्डर किसी और को चला जाए, उसने कुछ बोला था उसका ऑर्डर तुमको आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। यस सर, वेरी मच पॉसिबल। इसलिए वो क्या करते, जब आप लोग ऑर्डर लेते आपका नंबर भी लेते, लेते हैं ना नंबर। हाँ। तो ये सब क्या है, ये सब जो किया गया ना, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कि वो पर्टिकुलर जो है अपना स्टोर डोमिनोज, अपना जो प्रोड्यूसर है डोमिनोज, अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है डोमिनोज, ये क्या कर रहा है, इसने अपना जो डे टू डे का एक्टिविटी था, व्हाट इज द डे टू डे एक्टिविटी हियर, टू सर्व द कस्टमर्स, है ना। उनको उनके पसंद का खाना पीना जो देना है दो, बर्गर देना है बर्गर दो, पिज्जा देना है पिज्जा दो। तो उसने अपना जो रूटीन रोज का जो डे टू डे एक्टिविटी उसको क्या कर रहा है यहाँ पे, मैनेज किया है। ठीक है, कैसे मैनेज किया कि चलो यहाँ से आएंगे कस्टमर्स अंदर, ये अपना वेटिंग एरिया है, कोई अगर लाइन लगा हुआ है तो यहीं पे मेन्यू लगा दिया कि जब तक लाइन में लगा है वो अपना ऑर्डर डिसाइड कर लेगा, ऑर्डर डिसाइड करेगा, यहाँ पे ऑर्डर अपना ऑर्डर दिया, जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो भीड़ जमा नहीं होगी, है ना। जब तक वेट करेगा, जब तक बनेगा तो बातचीत हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा, कुछ दूसरा प्रोडक्ट अगर लेने का मन हो गया तो वो भी ऑर्डर कर देगा, तो अपने को भी फायदा है। फिर जैसे ही अपना नंबर आएगा, फटाफट से जाके जिस भी काउंटर पे जो चीज़ अवेलेबल वहां से ले आएगा। तो क्या है ना, एक अच्छे मैनेज्ड तरीके में ये सारा काम होता रहेगा, कोई भी तरह का ऐसा, मतलब समझ रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होगा रिगार्डिंग दी ऑर्डर्स, कोई भीड़ नहीं हो रही, धक्का मुक्की नहीं हो रहा, ना कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो रहा है, ना सर्विस प्रोवाइडर को इनकन्वीनियंस हो रहा है, सब शांति से अपना काम कर रहे हैं। होता है डोमिनोज में तो शांति से काम होता है, शांति से, बहुत ऐसा शांत वातावरण होता है ना। पर यही तुम किसी ढाबे पे चले जाओ, वहां पे कैसा होता है, लाइक 2 नंबर टेबल पे वो खाना लगाओ, उधर से वो चिल्लाता है, उधर से वो ऐसे ही होता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो लोग क्या नहीं कर रहे, अपने ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर रहे। बट ये लोग क्या कर रहे, ये अपने ऑपरेशंस को प्रॉपरली ऐसा मैनेज कर रहे, इनका जो डे टू डे एक्टिविटी ना उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे। इवन जैसे मैं तुमको हल्दीराम का एग्जांपल दिया, हल्दीराम में तो बहुत अच्छा है। वहां तो क्या है ना, वहां पे जैसे सर्व करने वाले काउंटर्स अलग हैं, है ना। जैसे तुम जाओगे ना तो सर्व करने वाले काउंटर्स अलग हैं और कैश काउंटर अलग लगा रखा है। तो कैश काउंटर लगाने से क्या हो गया,
कि तुमने यहाँ अपना ऑर्डर प्लेस करा, पेमेंट करा, यहीं पे मेन्यू लगा हुआ है, तुम जा करके इधर बैठ गए, बहुत सारा चेयर्स और टेबल्स लगा हुआ है, और जब तुम्हारा बन गया ऑर्डर, तो तुमको पता है कि तुमने साउथ इंडियन ऑर्डर करा है, तो साउथ इंडियन का जो है साउथ इंडियन का क्यू अलग है, तुमने कॉन्टिनेंटल फूड ऑर्डर करा उसका क्यू अलग है, चाइनीज फूड ऑर्डर किया उसका अलग है, तो वो तो और ज्यादा अच्छे में, मतलब वो अपने ऑपरेशंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके, वो तो उधर तो मतलब क्यू का नामो निशान नहीं, एकदम ऐसा स्मूथली सारा काम हो रहा। तो ये सब ये चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वेयर वन इज डूइंग व्हाट, they are managing their day to day activities. Now what is management na? Management means efficient utilization. Management means efficient utilization, किसका कर रहे हो, रिसोर्सेस का। अभी समझो ना भाई, ये जो अगर ये पूरा अपना लेआउट है, दिस इज द प्लांट लेआउट इटसेल्फ, इसको प्लांट लेआउट बोलते हैं। तो इसमें ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया, ये तो वेस्ट जा रहा था ना, तो वेस्ट ना जाए क्या कर दिया, इसलिए हमने वेटिंग हॉल बना दिया, समझ रहे। यहीं कहीं हम ऐसा टैप वैप भी लगा देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अरे हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं सर, हमारे ऑपरेशंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज का, ये क्या हो गया, डे टू डे एक्टिविटीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम क्या कर पाएंगे, एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। अब देखो, जब मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ ना तो ऑपरेशंस में समझना, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है इस चीज में शामिल। अभी जो डोमिनोज का एग्जांपल लिया था, तो वो तो रेंडरिंग ऑफ सर्विस था, है ना, वो तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था अपने को। पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी आ सकता है। वैसे डोमिनोज तो मिक्स हो गया दोनों का, सर्विस भी दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स भी हो रहा है, खाना भी बन ही रहा है वहाँ पे। हाँ तो ऑपरेशंस मतलब सर एनी सच एक्टिविटी जो कि क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, या इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या, इट रेफर्स टू एनी एक्टिविटी related to production, related to production, that production can be of any kind of goods or any kind of service, that production can be of any kind of goods or any kind of service अच्छा, मैंने कहा कि ये प्लांट लेआउट है, इससे तुमको क्या पता चल रहा है कि किस हिसाब से वहां पे काम होता है। तो इस पूरे को पता है अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस चीज तरह से यहाँ पे चीजें ऑपरेट हो रही है। दिस इज द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना इस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मींस द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम, की एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, कोई ना कोई तो ये बता के गया होगा इनको ऐसा कर लो, नहीं तो इनके मन में तो खुद से तो आता नहीं। तो यही चीज आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। एंड व्हाट सर व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम माने, तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम which undertakes प्रोडक्शन, एक ऐसा सिस्टम जिसने जिम्मेदारी लिया है, किसका जिम्मेदारी लिया है, प्रोडक्शन करने का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है बच्चों, अच्छा,
आपके पास ये फोन रखा है, कौन सा है ये फोन? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें? ओएस, एंड्रॉइड। तो वो एंड्रॉइड क्या है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब तुम्हारे फोन में तुम जितना भी काम करोगे ना, चाहे तुम व्हाट्सएप चलाओगे, चाहे तुम उसको खोलोगे, अनलॉक भी करोगे, कैमरा लोगे, फोटो लोगे, जो भी करे, नेट इंटरनेट यूज करोगे, ये सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है सर? एक ऐसा कोई सिस्टम जो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन अंडरटेक कर रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन कर रहा है। एंड इसी तरह के सिस्टम का मैनेजमेंट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो सवाल आता, सर ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों कर रहे? मिल क्या रहा है ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करके? लेट्स टॉक अबाउट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो एक तो शायद ऑब्जेक्टिव मैं तुमको ऐसा बातों बातों में बोला भी अभी, या तुमने ही बताया मुझे कि सर ऐसा ना हो इसीलिए ऐसा किया गया है। एक बात अभी इन्होंने इन्होंने ही कहा था, कि इन्होंने गरिमा ने कहा था, क्या था बात? कि सर कस्टमर को लाइन में ना लगना पड़े, इनकन्वीनियंसेस ना हो। यानी कि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट का? तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना? तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि हमको किसी भी कीमत पे हमारे कस्टमर को निराश नहीं करना है, उसको जैसा सेटिस्फैक्शन चाहिए वैसा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करो। अब ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे फुलफिल कर सकते हो? कैसे? मतलब तुम उस अपने कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या क्या रास्ते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या टूल्स है जिसके थ्रू तुम उसको सेटिस्फाई कर पाओ? क्या टूल्स है तुम्हारे पास, चलो बताओ। भाई आपने कहा ऑपरेशन मैनेजमेंट कर रहे हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, पर मान लो मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज हूँ, आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता? कैसे? क्या लगता है तुमको? क्वालिटी प्रोवाइड करके, ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करके, और टाइम वेस्ट पर, टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, मुझे क्या पता तुमको क्या चाहिए। तुम जब ऑर्डर दोगे तुमको ताज़ा ताज़ा खाने को चाहिए, डोमिनोज को बात कर लूँ, तो यार जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम तो। तुम पर मेरे पास क्या, जैसे इन्होंने कहा क्वालिटी इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू तुम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस तरह से और क्या टूल्स हो सकते हैं जिसके तुम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे? आफ्टर सेल सर्विस, ओके, आफ्टर सेल्स। पर मान लो अब तक वो उसने मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं किया, तो आफ्टर सेल सर्विसेज का तो खैर सवाल ही नहीं उठता फिलहाल तो, ठीक है। तो पहला चीज क्या, जैसे तुमने कहा टाइम, पर टाइम को मत बोलो, ऐसा बोलो सर बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज उसको चाहिए वो चीजें मैन्युफैक्चर करके। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव हो सकता है? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करने से काम चल जाएगा? अरे नहीं सर, वी नीड टू अवेलेबल दैट प्रोडक्ट फॉर सप्लाई एज वेल। हमको वो चीज है सप्लाई करने के लिए भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट मींस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके मतलब नहीं है। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, बाय वे ऑफ सप्लाई एज वेल, और सर कभी कभी है ना, जिस चीज का जरूरत जहां पे होता है वो वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। जो भी तरह का गुड्स जहां पर रिक्वायर्ड होता है वो वहां पर कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कि हम सही चीज को सही प्लेस पे क्या करें, अवेलेबल करें। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ ना, क्योंकि आपने बोला सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने कभी बचपन में एक चीज पढ़ा था कि प्रोडक्शन में हम चार तरह का यूटिलिटी एड ऑन करते हैं। प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हम चार तरह का यूटिलिटी उसमें ऐड करते हैं, याद है तुम लोग को? एक होता था प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, और एक होता है कि भाई अपना अपना जो पर्सनल यूटिलिटी जो ऐड ऑन करते हैं। प्लेस यूटिलिटी क्या होता था सर? प्लेस यूटिलिटी यही होता है कि जिस टाइम पे, मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई रॉ मटेरियल है जो कि कहीं और अवेलेबल है, आप प्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहे हो, उसको सही जगह पे अवेलेबल करा रहे हो उसके कंजम्पशन के अवेलेबल के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए।
तो तीसरा बात इधर हमको वही है कि हमको वो गुड्स क्या कराना पड़ेगा, सही टाइम पे हमारे कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना पड़ेगा, और वो हम अचीव करते हैं बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अरे वो आता था ना पहले 30 मिनट में डिलीवरी का, किस पे आता था वो? नहीं तो तुम्हारा पिज्जा फ्री होता था, डोमिनोज पे ही था शायद वो। तुम ऐसा फूड ऑर्डर करते हो आजकल, तो खैर फूड डिलीवरी के लिए अपने पास कितना सारा चीज आ गया, जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया। पर पहले जोमेटो स्विगी नहीं होता था, तो पहले क्या होता था कि सर ये जो डोमिनोज है, मैकडी है, ये क्या करते थे, होम डिलीवरी भी किया करते थे चीजों का। और वहां पे वो ऐसा भी रखते थे, बोले 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर, इफ अगर नहीं हुआ तो दैट पिज्जा विल बी फ्री। तो बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो तुम अपने कस्टमर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तुम में से किसी ने वो मूवी देखा है, क्या नाम है यार वो, मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन से आता है, रईस। रईस, शाहरुख खान का एक मूवी था ना रईस, नहीं देखा? नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो फिर, नहीं देखा तो। एक्चुअली वो गुजरात में रहता है, और वहाँ पे वो इलीगल तरीके से लिकर सप्लाई करता है। तो वहाँ पे क्या थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ें ऐसा बंद बंद पड़ जाती हैं, तो वो फिर उसका होम डिलीवरी स्टार्ट करता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा चीज़। सो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं, सप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, कोई अगर कस्टमर सर्विस लेने आया तो आप उसको मतलब सर्विस लेने आया नहीं, आपने जो दूसरी बात बोली थी, क्या बोली थी, आफ्टर सेल सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सब हो गया, कंजम्पशन भी कर लिया, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं ऐसा, अपना सर्विसेज के थ्रू, दैट इज दी आफ्टर सेल सर्विसेज के थ्रू आप उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट ना, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम समझ गए, ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप इन कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दैट इज द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मेनली मेनली इट इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, इट इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? सर ऐसा कोई भी चीज जो कभी रुक नहीं रहा है ना, जैसे हमने बोला डे टू डे, तो डे टू डे वो काम हो रहा है, मतलब वो काम रोज हो रहा है, रिकरिंग बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिकरिंग एक्टिविटीज को ही तुमको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये काम रोज ही कर रहा हूं तो इसको क्यों ना एफिशिएंटली किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा जो रिसोर्सेज जा रहा होगा वो इन्हीं काम पे जा रहा होगा। जो काम आप कभी कभार करते हो ना, उस पर आपका इतना रिसोर्सेज खर्च नहीं होता। आपका सबसे ज्यादा रिसोर्स, आपका सबसे ज्यादा टाइम किस पे खर्च होता है, वो काम हम जो रोज करते हैं। तुम लोग रोज सुबह उठते हो, रोज सुबह रेडी होते हो, रोज सुबह खाते पीते हो, रोज सुबह पढ़ाई करते हो, फिर रोज सुबह सोते हो, रोज सुबह नहीं सोते, सॉरी, रोज रात को सोते हो। तो तुम्हारा सारा टाइम इन चीजों में तो जाता है। वो काम जो तुम कभी कभार करते हो, जैसे पूजा पाठ, तो उसमें तुम्हारा इतना टाइम नहीं जाता है, क्योंकि वो काम तुम कभी कभार करते हो। और कौन से काम तुम कभी कभार करते हो? मुझे तो पता नहीं, तुम लोग बता दो, और कौन से काम तुम कभी कभार करते हो? घूमने कभी कभी जाते हो, तो उस पर टाइम कम खर्च होता है बच्चे। पर जो चीजें तुम रोज करते हो ना, उस पर टाइम तुम्हारा ज्यादा खर्च होता है। तुम ऐसा साल भर का एस्टिमेशन लगा लेना कि तुमने सबसे ज्यादा टाइम किस पे खर्च करा, तो तुमको पता चलेगा सो के खर्च करा हमने सारा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम। तो उसके बाद दूसरा टाइम किस पे खर्च करा, तो दूसरा टाइम हमने खर्च करा बोले तैयार होने में, रेडी होने में, सुबह सुबह उठने में, खाना खाने में। इट विल लाइक उसका नंबर ऑफ आवर्स निकालोगे ना, वो शायद तुम्हारे पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा आ जाए। तुम्हारा खाना खाने का समय ना, ये तो 3 बार खाना खा रहे हो, और भी रोज खाना खा रहे हो, तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने का इतना रहेगा, क्योंकि पढ़ते तुम रोज नहीं हो, खाना तुम रोज खाते हो। तो बेसिकली जो रोज का काम है वो हमारा सबसे ज्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो चीज हमारा सबसे ज्यादा रिसोर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को तुमको क्या करना पड़ेगा, उसी को हमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, Whatever. उसी को हमको मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हमारे रिसोर्सेज का कुछ भी वेस्टेज ना हो। सो दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड ये बात तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना
कि तुम लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है ना, अब समझो 14-15, मैं तुमको बोल रहा हूँ 14-15 एवरेज मान के चलो, जिस पे तुम्हारा थियरी रहेगा। जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे ना, दे विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स। अब जब इस टॉपिक पे तुमको क्वेश्चन आएगा ना, तुमको ये ध्यान रखना है जितना भी थियरी इनसे रिलेटेड मैं लिख पाता हूँ, या मान लो कोई ऐसा छोटे छोटे फॉर्मूलाज तुमको मिलते हैं जो कभी कभी आते हैं हमारे पास, बिल्कुल आते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है ना, 4-5 जो इधर क्वेश्चन बचते हैं वो उन्हीं पे रहेंगे। तो तुमको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज या तुमको ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, उनका एक अलग ही सेक्शन प्रिपेयर करके खुद से चल लेना है। ऐसा करके चलोगे तो तुमको ये जो छुटपुट छुटपुट क्वेश्चन है ना, इनमें ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। बात रही इनकी, अरे चल गया, बात रही इनकी, तो इनको तो हम डिटेल में प्रिपेयर प्रिपेयर वैसे ही करने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, कैसा पेपर पैटर्न है, हमने सब डिस्कस कर लिया। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या होता है वो भी समझ लिया, पूरा आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने जिक्र कर लिया, एंड इसके ऑब्जेक्टिव समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक नेम्ड एज फोरकास्टिंग। कौन सा फोरकास्टिंग, किसका फोरकास्टिंग? तो बेटा समझो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस में एक ही तरह का फोरकास्टिंग होता है, दैट इज द डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग। तो जैसा तुमको कहा गया है, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट। सबसे पहला पार्ट ये आ रहा है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी ये भी क्या है ना, ये खुद अपने आप में दो चीजों के बारे में डील कर रहा है। फोरकास्टिंग मतलब, तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है सर, टू मेक एन एस्टिमेशन, है ना, टू मेक एन एस्टिमेशन of the probable future events। फोरकास्टिंग का मतलब अपन वो बोलते हैं ना, पूर्वानुमान लगाना। वेदर फोरकास्टिंग होता है कि आज बारिश होगा, जैसे देखो ये गूगल बता रहा होगा आज कुछ, ये बता रहा है क्लाउडी डे है, दिन में 3:30 बजे बारिश बता रहा है, ये भी बहुत बहुत भयंकर। नाइस। तो ये इसका फोरकास्टिंग है। तो फोरकास्टिंग मतलब सर, के टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट, कि शायद ये हो सकता है। तो आप यहाँ पे किसका फोरकास्टिंग कर रहे हैं? डिमांड का। सर डिमांड माने, सर डिमांड माने, तो बेटा डिमांड को आप ऐसा समझ के चलो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या चीज खरीदना है, क्या चीज वो डिजायर करता है। तो उसकी डिमांड का तुम क्या कर रहे, पहले से एस्टिमेशन लगा रहे कि फॉर दी अपकम, जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे मान लेते टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक कंपनी बेटा, इंडियन कंपनी है ना, गाड़ियां बनाती है ये। तो अभी ये प्रेजेंट में ईवी जो सेगमेंट है ना, इसमें बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तुमने टेस्ला का नाम सुना है? किसका कंपनी है? अबे, ओनर कौन है? इलॉन मस्क का नाम सुना है? वही है ना, उसी ने स्टार्ट किया था। वो पता लगा कि इलॉन मस्क ट्विटर विटर में ज्यादा बिजी हो गया बेचारा, कोई बात नहीं। तो टाटा मोट, अब टेस्ला का खास बात क्या था ना, कि वो वहां पे ईवी कार्स लाने वाला सबसे पहला वो था, देन ऑटोमेटिक कार्स लाना, तो एक रेवोल्यूशन लेकर के आया। वैसे टाटा मोटर्स इंडिया में है ना, सबसे ज्यादा ईवी पे जो शिफ्ट कर रहा है अपने कार का प्रोडक्शन, वो टाटा मोटर्स है। तो क्या पता टाटा मोटर्स इंडिया का टेस्ला बन जाए। तो इसने क्या करा, इसने ईवी का प्रोडक्शन आज से स्टार्ट नहीं करा है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रोडक्शन बहुत पहले से स्टार्ट कर चुका था। ठीक है। और इसके लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए टाटा ने ही एक कंपनी बना रखी है, टाटा की एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं टाटा पावर।
अपने शहर में जो बिजली आती है वो टाटा पावर की तरफ से आती है। तो वैसे टाटा पावर वो टाटा पावर कंपनी है बकायदा, वही करती है काम। ये टाटा पावर का काम सिर्फ बिजली प्रोवाइड करना नहीं है, ये क्या करते हैं, ये चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं। चार्जिंग स्टेशन समझते हो? अभी तो तुम कह रहे हो आने वाले समय में ईवी कार बढ़ जाएंगी। अब ईवी कार मान लो कभी यार चलते चलते रास्ते में बैटरी लो हो गई तो क्या घर जाएंगे वापस पहले चार्ज करने? नहीं। उसके लिए टाटा पावर जो है ना ये चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है शहर शहर में। मतलब फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, ऐसा भी नहीं बहुत स्लो चार्ज करेगा, फास्ट चार्जिंग स्टेशन। तुमने अभी लगाया 5 मिनट चार्ज हो गया खत्म, वापस चले जाओ। जैसे पेट्रोल फिल कराते हैं ना अपन, वैसे चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। तो सोचो इसके मन में ये बात कहाँ से आई, क्या मुझे चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसी ग्रुप का एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगा बना रहा है। इस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्यों बना रहा है? क्योंकि इन्होंने क्या करा, फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट किया कि शायद आने वाला समय में, या आने वाला जो समय है उसमें शायद वो फ्यूल वाले जो व्हीकल्स हैं इतना डिमांड में ना रहे जितना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डिमांड में रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो फोर व्हीलर्स भी तो होने चाहिए। टू व्हीलर्स की तो बहुत कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स जो ईवी बना रही ना, ये तुमको बताता हूँ, ये फोर व्हीलर्स वाला बना रही, कार बना रही है ना, ये टू व्हीलर्स नहीं बनाती। अब टू व्हीलर्स में तो क्या ना, बैटरी वैटरी का इतना ज्यादा झंझट नहीं है। कार में जो बैटरी लगेगा सोचो कितना बड़ा बैटरी लगेगा, और कार में जो बैटरी का यूटिलाइजेशन होगा कितना ज्यादा होगा वो भी सोचो। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये टाटा पावर बोले चार्जिंग स्टेशन। तो ये सारा जो डिसीजन लिया इन लोगों ने किस तरह से ले पाए? ये जो डिसीजन है क्या लगता है बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है? बिल्कुल है। इट विल अफेक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी? बिल्कुल सर। इट विल अफेक्ट देयर ग्रोथ एज वेल? हाँ सर बिल्कुल। तो समझो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके बेसिस पे ले पाए सर? बाय वे ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर। उन्होंने फ्यूचर में जो भी चेंजेस आ सकता था किसकी डिजायर्स में, कस्टमर की डिजायर में, उस चेंज को उन्होंने क्या करा, पहले से ही ऐसा मान लो एक्सपेक्ट किया, उसको भापा, एंड उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लिए, समझ, इनिशिएटिव्स लिया। तो इसीलिए ये जो डिमांड फोरकास्टिंग रहता है ना, ये कहने को तो है कि ठीक है वी आर मेकिंग जस्ट फोरकास्टिंग, पर इसके करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर मेथड्स होते हैं। और उन मेथड्स, उन डिमांड फोरकास्ट के बेसिस पे ही बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। समझ रहे? तुम सोचो इन लोगों ने इतना जल्दी, बहुत सबसे पहले से ही इस चीज को असेस कर लिया और अपना डिसीजन ले लिया। अगर सब चीजें सही चला तो दिस कैन बी दी कंपनी, जो मैंने क्या बोला, इंडिया का टेस्ला बन सकता, द लीडिंग कार प्रोड्यूसर ऑफ आवर कंट्री। अभी अपन क्या देखते हैं, हर तरफ ज्यादातर कारें किसका दिखता है तुमको? तुम कहोगे सर भी मारुति, पहले मारुति सुजुकी होता था, तो सर अपने को हर जगह मारुति सुजुकी का कार देखने को मिलता था मोस्ट ऑफ द टाइम। Hyundai का कार अपने को ज्यादा देखने को मिलता था। मे बी, शायद क्या हो जाए आगे चल के टाटा मोटर्स का दिख जाए। ठीक है, किसकी वजह से सर? जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। एंड डिमांड मीन्स सर you need to assess the desires of the customer, and forecasting means sir to make an what, to make an forecast या to make an estimation of the probable future events। ठीक है। अब ये डिमांड फोरकास्टिंग इतना कोई आसान काम नहीं। ये एग्जांपल लिख देना इसका ना, तुमको याद रहेगा जिंदगी भर। कभी मान लो आगे चल के तुम लोग कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सफर कर रहे हो, तुम कभी चार्ज कार तुम्हारी चार्ज करनी पड़े तो तुमको मेरी याद आ जाएगी, बोले हाँ यार सर ने कहा था चार्जिंग स्टेशन लगे लगे तो हैं। सो जब हम डिमांड फोरकास्टिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे तुम किसी ऐसी चीज को फोरकास्ट कर रहे हो जो कि अनसर्टेन है। मतलब मैं अभी आगे लिखवाने से पहले तो मैं इस पे डिस्कशन करना चाहूंगा, है ना। इसमें क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज का फोरकास्टिंग करो विच इज अनसर्टेन, होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस फोरकास्टिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लोगे, तो मतलब कैसे लोगे? ऐसा आंख बंद करके उन पे भरोसा कर लोगे? मतलब क्या तुम ऐसा 100% रिलायबिलिटी छोड़ सकते हो डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर? नहीं ना। तो इसका डिमांड फोरकास्टिंग का ये मतलब मत समझना कि सर डिमांड फोरकास्ट किया, जो रिजल्ट आया उसके बेसिस उसी को ध्यान में रख के अपना डिसीजन लिया। ना ना ना, डिसीजन लेते समय हमको हमारा रैशनैलिटी यानी हमको हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, एंड वी नीड टू कंसिडर अदर फैक्टर्स एज वेल। डिमांड फोरकास्टिंग तो चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज आ गया, क्यों?
क्योंकि हमने जो डिमांड फोरकास्ट किया ना, प्रेजेंट के सिनेरियो को ध्यान में रख के किया है, दैट वी डोंट हैव एनी अदर फ्यूल्स। बट तुमने अगर सुना हो, जैसे मैं ईवी वाले सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ, तुमने अगर सुना हो तो नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी को जानते हो? कोई बात नहीं, हमारे जो पॉलिटिशियन तो हैं, हमारे मिनिस्टर हैं ना। कौन से मिनिस्टर हैं? परिवहन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, है ना। ये जो इतने सारे हाईवेज वगैरह बन रहे, ये सब उन्हीं की देख रेख में बन रहे। तो नितिन गडकरी जी ने क्या बोला है ना, कि वो अभी हाइड्रोजन वाला जो कार्स है, उस पे वो लोग काम करना चाह रहे हैं। मतलब दे हैव फाउंड एन दे हैव फाउंड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, हाइड्रोजन पे जो मशीन्स, जो जो इंजन हाइड्रोजन पे चलेगा। हाइड्रोजन अपने आप में उसमें क्या हो गया, एक फ्यूल हो गया। तो अगर हाइड्रोजन वाला सेगमेंट आ गया, तो फिर ये ईवी को झटका लग सकता है। पर अभी क्या, अभी तो उसका इतना डिस्कवरी नहीं हुआ। तो करंट सिनेरियो को ध्यान में रख के मैंने बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा फोरकास्टिंग के बेसिस पे ऐसा ऐसा बनेगा। बट सिनेरियोस, सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं सर, कभी भी चेंज हो सकते हैं। ये तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। भाई बिजनेस जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में रन करता है। भाई हम यहाँ पे जो डिसीजन ले रहे हैं किसी बिजनेस के लिए ले रहे हैं ना, किसी बिजनेस एंटिटी के ले रहे हैं। और वो बिजनेस एंटिटी किस में वर्क करता है, किस में रन करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब बिजनेस एनवायरनमेंट तो क्या है ना सर, अनसर्टेन होता है ना, डायनामिक होता है, बदलता रहता है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आता है, उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स ही हम वो डिसीजन लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो किसी आदमी ने कहा था कि देयर विल बी नो परफेक्ट मेथड्स, देयर विल बी नो परफेक्ट मेथड जिसके थ्रू आप ऐसा फोरकास्टिंग एक्यूरेटली कर सको। तो वो बात भी सही है, हमको कोई ऐसा परफेक्ट मेथड देखने को मिलता ही नहीं है जिसके थ्रू हम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाए। तो इसीलिए इसीलिए हमने क्या करा, हमारे पास कुछ मेथड्स डेवलप करे, है ना। इसमें डेल्फी टेक्निक तुम सुनोगे, टाइम सीरीज तुम सुनोगे। तो हमने कुछ मेथड्स डेवलप करे जिसको यूज में लेकर के हम क्या कर पाएंगे, थोड़ा साइंटिफिक वे में, थोड़ा साइंटिफिक वे में हम डिमांड को फोरकास्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो, तो पहला बात क्या, यहाँ पे तुम ऐसा कुछ अनसर्टेन इवेंट्स का फोरकास्टिंग कर रहे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं, तो इसके लिए तुम्हारे पास मेथड्स रहेंगे। इसका मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो दो तरह का मेथड्स रहेगा बच्चों अपने पास। ठीक है, एक आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स, विच मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, दीज आर द क्वांटिटेटिव मेथड। मेनली तुमको जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने को मिलेगा ना, वो क्वांटिटेटिव मेथड से ही आएगा। और एक तुम्हारा रहेगा क्वालिटेटिव मेथड।
तो दो तरह का मेथड्स रहता है तुम्हारे पास डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, एक क्वांटिटेटिव मेथड, एक क्वालिटेटिव मेथड। जो क्वेश्चंस वगैरह हमको करने हैं ना, वो सारा हम क्वांटिटेटिव मेथड्स में ही पढ़ेंगे, और जो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है दैट इज द क्वालिटेटिव मेथड। यहाँ पे एज सच कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ यूज नहीं होता है, सिर्फ डिस्कशंस के बेसिस पे। डिस्कशंस कौन कर रहा है वो अपन देखेंगे, खैर सिर्फ डिस्कशंस और पास्ट के डेटा के बेसिस पे यहाँ पे आप डिमांड का फोरकास्टिंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी तरह का कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव पार्ट, वहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसको यूज में लेके हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं तुमको क्वालिटेटिव मेथड्स बताता हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो हम फिर वैसे भी एक एक करके आगे क्वेश्चन के साथ में पढ़ेंगे। पहले हम क्वालिटेटिव को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वालिटेटिव के साथ। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या होता है ये? तो सर, इट मेक्स estimation of demand on the basis of past years data। इनके बारे में चिंता मत करो, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे, बस इतना है कि हाँ ठीक है, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मेनली क्वेश्चन हमको प्रैक्टिकल से ही दिखेगा। बट ठीक है, स्टिल हमको नॉलेज होना चाहिए, तो जितना इतना हमारे जानने लायक है उतना इतना लिखा जाएगा। पहले लिख लेते हैं, फिर सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे। दूसरा आता है ग्रास रूट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से सेलर्स ओपिनियन मेथड। In this method, opinion has been obtained of those persons who are closely related to customers, closely related, or we can say connected।
अभी देखो, ये वाला जो मेथड है ना, इसको ग्रास रूट क्यों बोल रहे, समझ पा रहे हो? इसको ग्रास रूट एनालिसिस क्यों बोल रहे, पढ़ के समझ पा रहे हो कि इजीली ग्रास रूट क्यों बोल रहे इसको? क्योंकि सर हमको जिनको सर्व करना है ग्राउंड लेवल पे, हमको डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है विद द कस्टमर, तो आप उनका ओपिनियन ले रहे, इसलिए इसको ग्रास रूट मेथड बोला, ठीक है ना? फोकस एनालिसिस, आस्किंग सेवरल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस to get the answers of direct questions. पहले इनको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तुम लोग का शायद दूसरा क्लास है तो चलो ठीक है, पहले इतना करते हैं। देखो, हमने अभी 3 मेथड्स लिखा है, ये क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, यहाँ पे कोई भी तरह का कैलकुलेशन नहीं है। सबसे पहला मेथड आपका हिस्टोरिकल मेथड, बहुत बेसिक सा मेथड है। हिस्टोरिकल मेथड में क्या बोले, हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर्स का डेटा निकाल लेंगे, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे तुम्हारे प्रॉफिट से रिलेटेड हो, है ना? और उस पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, जब हम पास्ट के डेटा को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड एस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेंड एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई कैसा होता आ रहा है। बोले हर साल क्या देखने को मिल रहा है, बोले हमारी डिमांड में 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार भी क्या होगा, 5% का ग्रोथ होगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया, हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि जहाँ पे तुम क्या कर रहे हैं, पास्ट ईयर्स के डेटा के बेसिस पे अपना डिमांड को फोकस कर रहे हैं। दूसरा दूसरा तरीका आता है ग्रास रूट एनालिसिस और द सेलर्स ओपिनियन मेथड। इसमें क्या माना जाता है ना, देखो, कस्टमर की चॉइस को सबसे ज्यादा जो जानता है वो कस्टमर खुद भी नहीं होता, बल्कि वो आदमी होता है जो उसको माल बेचता है ना? कभी तुम कोई ड्रेस लेने गए हो तो सेल्समैन बेचारा खुद ही बोलता है, बोले वाह दीदी कितने सुंदर लग रहे हो इसमें, आप देखो ये पहन के देखो, इसमें बहुत अच्छे लगोगे। बोले आपको ऐसा अभी ऐसा लग रहा है, पर आप पहन के देखोगे तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। बोले आप ये मत ट्राई करो, मैं बताता हूँ, आप ये ट्राई करो। क्यों? क्योंकि इन हिज ओपिनियन उसे कस्टमर्स के बारे में ज्यादा पता है, ठीक है? वो इजीली बता देगा कि भाई यार ये जो स्टॉक है ये क्लियर होगा या नहीं, ठीक है? तो जब तो अंडर दिस मेथड ऐसा मान लिया था कि बोले यार जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कस्टमर्स, उनको कस्टमर्स की हर नीड और वांट का अंदाजा है। प्लस उनको ये भी पता है कि अगर कस्टमर की नीड और वांट में कभी कोई चेंज आएगा तो इस कारण से चेंज आ सकता है। तो जब आप इस तरह से किसी सेलर के ओपिनियन के बेसिस पे क्या करते हो, अपना डिमांड को ऑब्टेन करते हो, तो दैट इज डिमांड फोरकास्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रासरूट एनालिसिस। एंड तीसरा आता है फोकस्ड एनालिसिस। फोकस एनालिसिस सबसे अच्छा है। जैसे जैसे मैंने आपसे पूछा, बेटा कल रात में क्या खाया था? सर मैंने खाना खाया था। अच्छा, रात को 12 बजे क्या कर रहे थे आप? बोले सर पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, सुबह कितने बजे उठे? बोले सर सुबह 6 बजे उठे। क्यों? बोले सर मेरी नींद पूरी नहीं थी, पर आप तो जल्दी सो गए थे ना। बोले नहीं सर मैं तो 2 बजे सोई थी। तो 12 बजे क्या कर रहे थे? पढ़ाई। कब तक करी थी पढ़ाई? क्या पता। तो बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्यों? ताकि आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको उनका आंसर मिल जाए। मतलब अरे सीआईडी देखा है कभी? तो उधर ऐसा करते ना, सामने वाले से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए तुम क्या करते, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते। हाँ, तुमको पूछना कुछ और है पर तुम ऐसा 10 तरह के सवाल पूछते ताकि तुम उसके हर आंसर को क्या कर सको, फिर क्रॉस वेरीफाई कर सको। जैसे अविनाश सर पूछते हैं ना, कभी अविनाश सर से देखना कहाँ पर है, घर पे, क्या कर रहा है, टीवी देख रहा हूँ। अच्छा, क्यों देख रहा है? क्यों क्यों देख रहा हूँ, मतलब टीवी टीवी देखते हैं, और तो क्यों? फिर मुझे बोलना पड़ता है नहीं मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, सॉरी, है ना? तो दिस इज कॉल्ड फोकस्ड एनालिसिस। यू आर आस्किंग सेवरल इनडायरेक्ट क्वेश्चन टू गेट द आंसर्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। किससे पूछे जा रहे हैं सवाल? कस्टमर से, ताकि हमको उसकी जो नीड्स या वांट्स हैं या उसका जो एक बिहेवियर है हम उसको क्या कर पाए, एसरटेन कर पाए।
और उसके बेसिस पे हम आगे चल के क्या कर पाए, डिमांड को फोरकास्ट कर पाए। ठीक है, तो चलो आज अपन इसमें यहाँ तक करते हैं, अभी आगे 2-3 मेथड्स और हैं, ये करके फिर कल अपन इसमें क्वांटिटेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।